नमस्कार, मैं हूं सौरव कुमार। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी हैं। सर, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये बताइए कि बिहार में अभी जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक हमारी अपनी समझ है और जो इधर उधर के जो वातावरण है, ऐसा लगता है कि बिहार की जनता के साथ एनडीए गठबंधन के लोग वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे। मतलब कि चुनाव हुआ है, बिहार की जनता ने 2025 तक के मैंडेट दिया है और माननीय नीतीश कुमार को भी 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। वैसी परिस्थिति में किसी प्रकार का डेविएशन माने अदल बदल होना उचित नहीं होगी। जनता, हम समझते हैं, उसको उचित नहीं मानेगी। इसीलिए हम समझते हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं, 3 पार्टी जिसमें हम भी हैं, आपस में इतनी कटुता कभी नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सब लोग एक साथ हैं। कहीं कहीं मतभेद, लेकिन सर, जो बयानबाजी हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, बयानबाजी होना एक अलग बात है, वो व्यक्तिगत बात हो सकती है, उसमें पार्टी का ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बयानबाजी पर भी रोक लगनी चाहिए और वो तब होगा कि जब तीनों घटक के लोग या जो भी हैं एनडीए में, वे सब आपस में मिलजुल करके कोई निर्णय लें, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के लाल बाबू ने मांग की है। उस मांग से हम सहमत हैं, क्योंकि हमने पहले भी मांग किया है। आप कई सालों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई वो बातें। नहीं सुनी गई है तो मेरा कहना है कि इसीलिए कभी कभी गलतियां हो जाती है और गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं उपचुनाव में भी दूसरे लोग जीत जाते हैं गलत डिसीजन के चलते ही। तो इसीलिए आगे कोई और डैमेज नहीं हो, इसके लिए फ़ौरन से पेशतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए और हर निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी की राय से ही होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इससे एनडीए में और मजबूती आएगी। वैसे अभी एनडीए मजबूत है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं किया जा सकता है कि एनडीए में किसी प्रकार की खलल है या एनडीए 2025 के पहले टूट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर, ये तो मानते हैं ना कि एनडीए में मतभेद है। हाँ, मतभेद मैं मानता हूँ, मनभेद नहीं है, मतभेद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, चलता है, उसका रेक्टिफिकेशन भी होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उसका रेक्टिफिकेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। और हर कंसस कौम जो होता है, वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। एक मत से कोई बात होती है, ऐसा नहीं है। वैसा डिक्टेटरशिप में होता है, जैसे अन्य दल में है कि एक आदमी जो सोचे जो कहे वही ठीक है, वरना नहीं। लेकिन एनडीए में वैसी बात नहीं है। एनडीए में घटक दल लोग हैं, उनसे भी जब कभी राय ली जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सच का गठन नहीं है, इसके चलते कहीं न कहीं दिक्कत होती है। वो होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो हमारा एनडीए गठबंधन है और मजबूत होगी। और हम तो ये समझते हैं कि अगर ठीक ढंग से हम लोग चले तो 2024 में पुनः भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। सर, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि बिहार में एक नई तरीके की राजनीति हो रही है, जिसमें जो छोटे दल हैं उनको खत्म किया जा रहा है? पहले एलजेपी को किया गया, फिर वीआईपी पार्टी को किया गया, और फिर एमआईएम को किया गया। अब ख़त्म किया गया है जानबूझ करके कि लोग अपना लाभ हानि देख करके इधर से उधर होते हैं। तो इस पर कुछ स्पष्ट हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता अगला है निशाना आपकी पार्टी भी हो सकता है। हमारे पार्टी पर निशाना तो लोग साधने का प्रयास करेंगे और करते रहे होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई सेंध कोई लगा नहीं सकता है। हमारे पार्टी में चारों विधायक इंटैक्ट हैं, हर तरह से ठीक हैं और एनडीए के साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एमआईएम जो टूटी है, जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, उसमें पैसे का डील हुआ है। खुद
प्रदेश अध्यक्ष जो है एमआईएम के, वह कह रहे हैं। वो कह रहे होंगे, उनकी बात है, इसकी हमको जानकारी है नहीं। तो वैसी परिस्थिति में हम इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम नहीं है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि करोड़ों में उनके विधायक जो हैं वह बिके हैं आरजेडी के हाथ। वो कह रहे हैं तो उनकी बात को आप मानिए, मान के चलिए, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। सर ये बताइए, आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो ऐसी कोई संभावना आपको लगता है कि आने वाले समय में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के? देखिए, राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी समीकरण है और गणित है, उस गणित के अनुसार एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी 2025 तक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वैसी परिस्थिति में स्वप्न भले देखने तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का अभी उनका कोई चांस नहीं है। अगर कोई भी बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो ऐसी कोई संभावना कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है, महागठबंधन की ओर जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए कि महागठबंधन में हम थे, बहुत बखूबी से थे, और वहाँ पर भी हम लोग बात किया करते थे कि सब मिलजुल करके निर्णय लीजिए। और वहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोग अपना जैसा डिक्टेटर होता है उस रूप में निर्णय लेने की बात की थी, और स्पष्ट कह दिया गया था कि हम सोच रहे हैं वही होगा, जिनको मानना है वो माने और नहीं तो जाएं। तो वैसी परिस्थिति में तिरस्कृत कर के जब हटाने की बात आई तो कोई भी स्वाभिमान मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फिर ऐसे परिस्थिति में नहीं जा सकता है, नहीं रह सकता है। सर, आप बिहार के एक बड़े नेता हैं, आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति को छोड़कर देश की राजनीति की तरफ जाना चाहिए, उनको दिल्ली की तरफ जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव डिक्लेयर होने के पहले हमने भी कहा था, किशनगंज में ही हमने कहा था जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, कि नीतीश कुमार में सर्वगुण है, सब तरह से वो सक्षम हैं, अनुभव भी है, क्वालिफाइड भी हैं और टॉलरेंस भी है उनमें, तो वो किसी भी पद के लायक हैं, ऐसा हमने कहा था। आज भी हम कहते हैं, ठीक है राष्ट्रपति पद चला गया, राष्ट्रपति पद में अब दूसरे लोग आ गए, उसके बाद भी बहुत से बात है। उपराष्ट्रपति का पद अभी भी बचा हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद है, केंद्र में मंत्रिमंडल का मामला है, कहीं भी नीतीश कुमार जा सकते हैं। लेकिन हम तो यही नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में बिहार को छोड़ के नहीं जाएं, बिहार में उनकी आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है कि वह दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं या दिल्ली के पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर बीजेपी में या बिहार में किसकी मतलब मुख्यमंत्री किसका होगा, बीजेपी का या जदयू का? वो तो आपस में बैठ कर के तय करेंगे। इसमें मेजोरिटी का समर्थक नहीं था तो भी चीफ मिनिस्टर वहाँ हुए थे। तो नंबर का खेल नहीं है, खेल है कि कौन आदमी कॉम्पिटेंट है, किससे सरकार अच्छे ढंग से चल। चेहरा आपको जदयू में नजर आता है नीतीश कुमार के बाद जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो? हम समझते, देखिए, शहर सिखावे कुरवाल, कुर्सी पर जब आदमी बैठता है तो अपना निर्णय लेता है और काम करता है। हम बहुत उदाहरण देखे हैं, बहुत पहले भी देखते थे कि जब केदार पांडे चीफ मिनिस्टर हुए थे, उसके पहले केदार पांडे का बहुत नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर बने और फिर चीफ। लेकिन सर, अनुभव तो एक बड़ा चीज होता है ना। है, अनुभव चीज़ है, ये बात सही है कि अनुभव तो है, लेकिन इसमें जहाँ तक है चीफ मिनिस्टर का मामला है तो कोई भी संयमित होकर के काम करेगा तो कर सकता है। इसमें हम समझते हैं कि भाजपा में भी और जदयू में भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। सर ये बताइए कि आज 6 जुलाई है, आरसीपी सिंह का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, आपको नहीं लगता नैतिकता के आधार पर उनको दे देना चाहिए? हमको नहीं लगता। क्यों नैतिकता के आधार पर मानते हैं? यहाँ पर सवाल है कि अभी तक तो राज्यसभा के मेंबर हैं, और जब तक राज्यसभा के मेंबर हैं, मंत्री वो रहेंगे, वो 7 जुलाई तक लास्ट है। और 7 जुलाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री का स्वेच्छा है
कि 6 महीने तक किसी भी आदमी को मंत्री पद पर रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में नैतिकता की बात कहाँ आती है? वो तो 6 महीना तो रह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। ये तभी हो सकता है ना जब बीजेपी के तरफ से उनको भरोसा मिला हो। अब केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं तो निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्वास प्राप्त करके होंगे। और आज तक इस्तीफा न देने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं से वो अस्वस्थ होंगे, जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया। और नहीं तो बात तो सही है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटा से वो थे और जनता दल यूनाइटेड के लोग ने उनको एक तरह से नकार दिया। तो वैसी परिस्थिति में वो हट जाते, लेकिन कहीं न कहीं से उनको इन्फ्लुएंस मिला है और जिसके चलते टिके हुए हैं। और हमको लगता है कि अगले 6 महीना तक भी शायद वो मंत्री पद पर रह सकेंगे। ऐसी कोई संभावना जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ा, ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है कि आरसीपी सिंह कल अपनी ही पार्टी को, जदयू को तोड़ सकते हैं? कहा तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और किसी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक छोटा सा तिनका होता है चिंगारी का, वो आग लगा देता है। और बहुत बड़े बड़े झंझावात भी होते हैं जो कि बुझा दिए जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में राज शिवसेना का सवाल है, वो बहुत काफ़ी संगठन में रहे हैं, लोगों से पहचान है, जान है। वैसी परिस्थिति में उनके अस्तित्व को हम व्यक्तिगत रूप में कहना चाहते हैं कि नकारा नहीं जा सकता है। मतलब क्षमता है आरसीपी सिंह में, वो क्षमता है, निश्चित रूप में क्षमता है। वो आईएएस रह चुके हैं, आईएएस रह करके फिर यहाँ काम किए हैं और संगठन का अच्छा काम किए हैं। अब जिस परिस्थिति में आज नीतीश कुमार जी उनके खिलाफ कुछ बात किए हैं या हो गए हैं, ये तो अलग की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आरसीपी सिन्हा में कोई क्षमता नहीं है। आरसीपी सिन्हा में क्षमता है, संगठन में उनका यहाँ एक अच्छा योगदान रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उनको मेरे समझ से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, अगर कुछ भी बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो आपकी भूमिका सबसे बड़ी हो जाएगी। और मैं कई दिनों से आपके लोगों से मिलता आ रहा हूं तो उनका यह भी कहना है कि एक बार हम फिर चाहते हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक कयास की बात है और लोग सोचते हैं, उसके लिए धन्यवाद हम देते हैं। हमारे लिए जब अच्छी बात सोचते हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री बने। या काम करने का मौका 9 महीना मिला करके दिखलाया। और हमको बहुत कम आदमी मिले हैं जो 9 महीना मेरे कार्यकाल को निंदा किए हैं। सब लोगों ने कहा कि अच्छा काम किया है। लेकिन इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने हमको समझा और चुना कि हाँ, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। और उन्होंने काफ़ी ये करके हमको, बहुत लोगों का विरोध भी था लेकिन उसके बावजूद भी हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के कहने में वो आ गए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि कान के पतला कुछ लोग होते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी के कान में कुछ बात भरी गई और उल्टा समझ गए। आप यही जोड़ सकते हैं कि आज भी मैं कहता हूँ कि जो कुछ मैं अभी हूँ, आज एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में जो हमको मिला है सुविधा, और जो आज एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में पदाधिकारियों से बात करते हैं और जनता का काम कर रहे हैं, ये सब नीतीश कुमार की बात है। लेकिन आगे अगर ऐसी संभावना बनती है तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, तो हम कहना तैयार थे, हम तो कभी तैयार नहीं थे। हम सोचते भी नहीं थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी हम नहीं सोचते हैं कि किसी प्रकार की कब बात होगी। लेकिन यदि ऐसी बात होती है तो हम पहले ही कहा है और हम इस बात के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात कर सकते हैं कि लोग समझता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कमज़ोर होता है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए हमने शो कर दिया था
कि कमज़ोर नहीं होता है, वो काम कर सकता है। वैसे मौका मिलने पर उसी तरह से काम किया जाएगा, लेकिन जिसकी हमको कोई अपेक्षा नहीं है, हम समझते हैं कि वैसी कोई बात आने वाली नहीं है। और यदि बात ऐसी आएगी तो निश्चित रूप में हम लोग भागे हुए नहीं, हर तरह से, तन मन से, दिमाग से, सब तरह से हम फिट हैं। राज्य की सेवा जब तक बन सकती थी अभी भी हैं। हमको गवर्नर बनाया जा रहा था, अगर पद की बात कही जाए तो हमको तो गवर्नर बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। हाँ, नीतीश कुमार यही कहते कि आपके लिए सोचा गया, और हम से कहा कि हम कोल्ड स्टोर में नहीं जाएंगे, और गवर्नर नहीं गए, तब आज सत्यदेव नारायण आज गवर्नर साहब हैं। उसी प्रकार से आज मैं कहता हूँ कि इसीलिए हम कहा था कि नहीं जाएंगे, कि जब तक मेरे नब्ज में एक बूंद खून है, वो जनता के बीच से हम आए हैं, जनता के बीच में हम रहेंगे, काम करते रहेंगे। इस चेयर चाहे जो हो, आज एमएलए के रूप में काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हमको होती है लोगों से मिलकर के काम करने का। उसी प्रकार से आगे अगर कोई दायित्व मिलता है तो हम अपना पसंद की दायित्व जरूर कहेंगे। फिर भी हम कहते हैं कि अगर आज फिर कोई कहेगा कि आप गवर्नर बनिए, तो हम गवर्नर नहीं बनेंगे, और बाकी बात जितनी भी पद है वो सब स्वीकार करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।